Welcome back friends in our YouTube channel Unique Life Sciences and today we will study about हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी की थी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में। वो एक्सपेरिमेंट भी किसके बारे में था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या आनुवांशिक पदार्थ है, यह सत्यापित करने के लिए ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। और उसी क्रम में नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हर्शे और चेस, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने भी क्या सत्यापित किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आज हम स्टडी करेंगे हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इन 1952 अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट एंड आइडेंटिफाइड दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन फैग्स। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? बैक्टीरियोफेग वायरस। फेग्स क्या होते हैं? वायरस होते हैं, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करते हैं। ए फेग इज ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो ये मैंने पहले ही बताया कि फेग क्या होता है, एक वायरस होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन कोड दैट एनक्लोजेज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यदि इस फेग वायरस की संरचना के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें दो ही संरचनाएं मोस्ट होती है। इसमें एक तो प्रोटीन का कवर पाया जाता है और उस प्रोटीन कवर के अंदर क्या पाया जाता है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। फेग कंसिस्ट ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन। तो फेग किसका बना होता है? एक न्यूक्लिक एसिड का बना होता है जो कि किसके द्वारा घिरा होता है, एक प्रोटीन कोट के द्वारा घिरा होता है। फेग हैज ए हेड एंड टेल विद टेल फाइबर्स। तो ये जो बैक्टीरियोफेग होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसमें एक हेड होता है और एक टेल होती है, और टेल के ऊपर क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे टेल फाइबर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करता है, उससे जाकर जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद में क्या करता है, इसकी यह अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में इंसर्ट करवा देता है। फेग्स अटैच टू बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इंजेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। ये जो वायरस है बैक्टीरिया की सेल वॉल से जाकर जुड़ जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया में इंसर्ट करवा देता है। द वायरल जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट इटसेल्फ इन बैक्टीरिया बाय यूजिंग बैक्टीरियल मशीनरी। अब ये क्या करता है, जैसे ही वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में इंसर्ट करता है तो बैक्टीरिया में इंसर्ट करते ही ये अपनी कॉपी बनाने लगता है। और कॉपी किस मशीनरी को यूज में लेकर बनाता है? बैक्टीरियल मशीनरी को। देखो हमें पता होना चाहिए कि वायरस के पास में ऐसी कोई मशीनरी नहीं पाई जाती है जिससे कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर सके या मल्टीप्लाई कर सके। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज में लेता है, उसके राइबोसोम्स को यूज में लेगा और उसके एंजाइम्स को यूज में लेते हुए क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है। बैक्टीरिया के अंदर ही अपनी कॉपी बनाता रहता है। और जैसे ही इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है उस बैक्टीरिया के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उसकी सेल वॉल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और अपना नेक्स्ट लाइफ साइकिल आगे बढ़ाते हैं। इस डायग्राम के द्वारा फेग के लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो ये बैक्टीरिया है कोई, अब इस बैक्टीरिया के चारों तरफ बहुत सारे फेग वायरस आ गए। अब ये क्या करेंगे, कोई एक फेग वायरस बैक्टीरिया से जुड़ गया और उससे जुड़कर क्या कर रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट करवा दिया। जैसे ही वायरल जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर हुआ तो इसने क्या किया, बैक्टीरिया के डीएनए को नष्ट कर दिया। बैक्टीरिया का डीएनए जैसे ही नष्ट हुआ तो उसकी मशीनरी को काम में लेते हुए इसने क्या किया, अपनी कॉपी बनाने लग गया। और अपनी कॉपी बनाते हुए अपनी संख्या बढ़ाने लगा। तो अपनी संख्या, जैसे ही इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो संख्या बढ़ते ही क्या होता है, यह उस सेल वॉल को रप्चर कर देता है, किसी नए होस्ट की तलाश में या नए बैक्टीरिया की तलाश में बाहर निकल जाता है। तो ये था बैक्टीरियोफेग का लाइफ साइकिल, प्रकार से बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करता है। अब देखते हैं हर्शे चेस के एक्सपेरिमेंट के बारे में, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हर्शे एंड चेस ने क्या किया था, T2 बैक्टीरियोफेज एंड दी ई कोलाई बैक्टीरिया को अपने एक्सपेरिमेंट में काम में लिया था। बैक्टीरियोफेज कौन सा था, उसका नाम क्या था, T2। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्शे चेस ने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज लिया था वो कौन सा था, उस 2 बैक्टीरियोफेज। और जो बैक्टीरिया लिया था वो कौन सा था, ई कोलाई। दे यूज्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस फॉर लेबलिंग द प्रोटीन एंड
न्यूक्लिक एसिड। उन्होंने क्या किया था, देखो प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, और डीएनए में क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। तो प्रोटीन और डीएनए को ट्रैक करने के लिए इन्होंने क्या किया, सल्फर और फॉस्फोरस, तो सल्फर और फॉस्फोरस के रेडियो एक्टिव आइसोटोप को काम में लिया। द फैक्ट्स वर लेबल्ड बाय हैविंग देम इन्फेक्ट बैक्टीरिया ग्रोइंग कल्चर मीडियम कंटेनिंग द रेडियो एक्टिव आइसोटोप S35 एंड P32। देखो इन्होंने सल्फर का तो कौन सा आइसोटोप लिया, 35S, एंड फॉस्फोरस का 32P। तो इन्होंने दो आइसोटोप यानी समस्थानिक यूज में लिए, किसको लेबल करने के लिए, प्रोटीन और डीएनए को लेबल करने के लिए। तो प्रोटीन को लेबल करने के लिए तो इन्होंने क्या काम में लिया, S35, क्योंकि प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, और ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। ये भी जरूरी है कि एक में ही पाया जाना चाहिए वो चीज़। और फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस क्या पाया जाता है, किस में, और फॉस्फोरस किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, लेकिन ये प्रोटीन में नहीं पाया जाता है, तो ये भी जरूरी है। तो इन्होंने प्रोटीन को लेबल करने के लिए तो सल्फर का समस्थानिक काम में लिया, और डीएनए को लेबल करने के लिए फॉस्फोरस का समस्थानिक काम में लिया। तो इन्होंने क्या किया, व्हेन S35 लेबल्ड फैग वर मिक्स्ड विद unlabeled E. coli, they found the S35 label stayed outside the bacteria because phage coat labeled with S35 which is consist of protein। तो बैक्टीरियोफेग वायरस होता है, उसका जो आउटर कोट किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। जब इन्होंने लेबलिंग की, तो लेबलिंग की क्या हुआ, जो बैक्टीरियोफेग का कोट था, प्रोटीन कोट था, जो बाहर पाया जाता है, जो बाहरी कोट था वो किससे लेबल हो गया, S35 से लेबल हो गया। तथा जब इन्होंने इस S35 वाले फेग वायरस को अनलेबल्ड ई कोलाई के साथ मिक्स किया, तो वो क्या करेंगे, ये फेग क्या करेंगे, ई कोलाई पर अटैक करेंगे। और जैसे ही अटैक करेंगे तो हमें पता है, तो अटैक करते हैं तो क्या करते हैं, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करवा देते हैं, और इसका प्रोटीन कोड क्या रह जाता है, बाहर ही रह जाता है। दे फाउंड द S35 लेबल स्टेड आउटसाइड द बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या पाया कि जो S35 लेबल था वो बैक्टीरिया के बाहर ही रह गया, मतलब अंदर इंसर्ट नहीं हो पाया। इन्होंने जो फेग वायरस का दूसरा बैच बनाया था जो कि P32 लेबल्ड था, तो इन फेग वायरस को जब अनलेबल्ड ई कोलाई के साथ अटैक करवाया, तो जब इन पर अटैक करवाया तो इन्होंने क्या पाया कि ये जो P32 लेबल थे वो क्या हो गए, बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर गए। तो अंदर एंटर कर गए और क्या हुआ, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फेग्स हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट। जब इन वायरस की नेक्स्ट जनरेशन बनी, जब इनकी कॉपी हुई, जब इनका मल्टीप्लेक्शन हुआ और इनकी नेक्स्ट जनरेशन बनी, तो उस नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या पाया जा रहा था, P32 लेबल पाया जा रहा था, P32 लेबल पाया जा रहा था, जबकि S35 लेबल बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट नहीं कर पाए थे। सो दे कॉन्क्लूडेड दैट द DNA इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू फैग्स ड्यूरिंग द इन्फेक्शन प्रोसेस। द DNA नॉट द प्रोटीन मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने क्या परिणाम पाया कि जब फेग वायरस अपनी कॉपी करता है बैक्टीरिया के अंदर, तो उस दौरान इसे सिर्फ DNA की आवश्यकता होती है, न कि प्रोटीन की आवश्यकता। तो DNA ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इस एक्सपेरिमेंट को डायग्राम के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। तो इन्होंने देखो दो बैच बनाए थे, एक बैच और ये है दूसरा बैच। फर्स्ट बैच में इन्होंने क्या लिया, S35 रेडियो आइसोटोप लिया, और दूसरे में P32 रेडियो आइसोटोप लिया। पहले वाले में हमें पता है जब S35 लेंगे तो क्या होगा, उसका जो फेग वायरस है उसका प्रोटीन कोट लेबल हो जाएगा, और दूसरे वाले में क्या होगा, उसके अंदर यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर जो पिंक कलर का है वो इसका कोट पिंक कलर का हो गया इस लेबलिंग के कारण, और यहाँ पर जो P32 है वो DNA को लेबल कर दिया। DNA को लेबल के कारण इसके अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। यहाँ पर डायग्राम में अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इसकी ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया कोशिका के बाहर फेग वायरल अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, थर्ड सेंट्रीफ्यूग द मिक्सचर सो दैट द बैक्टीरिया फॉर्म ए पैलेट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो इन्होंने क्या किया, इस मिक्सचर को बाद में टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब में लेकर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के कारण क्या हुआ, तो जो टेस्ट ट्यूब के तल पर क्या हो गए, बैक्टीरियल कंटेंट इकट्ठा हो गए,
और जो सॉल्यूशन था वो उसके ऊपर रह गया। तो इन्होंने फर्स्ट बैच में देखा कि जो इस यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन बन रहा था उस सॉल्यूशन में क्या था, रेडियो लेवल था। और दूसरे वाले में देखा यहाँ पर सॉल्यूशन में कोई भी रेडियो लेवल नहीं था, लेकिन जो पैलेट था जिसमें क्या है जेनेटिक मटेरियल है, उस पैलेट में क्या था, रेडियो लेवल था। तो यहाँ पर क्या सत्यापित होता है कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। यदि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो प्रोटीन भी किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो डीएनए होता है वही क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में पाया गया है। इसका मतलब फेक वायरस के प्रोडक्शन के लिए डीएनए ही जिम्मेदार है, न कि प्रोटीन। तो इससे क्या सत्यापित होता है कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये था हर्षे चेस का एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। यदि अभी भी आपके डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइन ऑफ, बाय।